इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं हम स्ट्रक्चर्स का यूज़ सी लैंग्वेज में कैसे कर सकते हैं। इसे हम प्रैक्टिकली सीखेंगे। तो मैं कोड ब्लॉक्स IDE को ओपन कर दूंगा। ये कोड ब्लॉक्स IDE है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कोड ब्लॉक्स IDE। इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर कोड ब्लॉक्स IDE ओपन हो चुकी है। तो मैं सबसे पहले फ़ाइल क्रिएट करूँगा। फ़ाइल क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आकर क्लिक करेंगे। अब एम्प्टी फाइल पर आकर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप हैश लिखेंगे और इसे सेव कर लेंगे। सेव करने के लिए फ़ाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेव फाइल पर आकर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये विंडो शो होगी और यहाँ पर हमने फ़ाइल नेम लिखना है विद एक्सटेंशन। मैं सबसे पहले फ़ाइल नेम लिखता हूँ। यहाँ पर मैं फ़ाइल का नेम लिख देता हूँ प्रोग्राम 22.c। ये जो फ़ाइल का नेम है प्रोग्राम 22, आप कोई भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर प्रोग्राम 22 लिखा है और ये जो डॉट होता है ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि इस साइड पर फाइल का नेम है और इस साइड पर फाइल की एक्सटेंशन है। क्योंकि हम सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, फाइल की जो एक्सटेंशन है वो मैंने सी रखी है। तो यहाँ पर आपने भी .c रखना है क्योंकि सी लैंग्वेज में हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। अगर C++ में कर रहे होते तो हमने यहाँ पर CPP रखना था, क्योंकि इससे मुराद ये है कि ये C++ की फ़ाइल है। क्योंकि अभी सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर .c ही रहने देंगे। अब यहाँ पर सेव फाइल पर आकर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोग्राम 22.c के नेम से ये फ़ाइल सेव हो चुकी है। सबसे पहले इस फाइल में हम हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे यूजिंग हैश इंक्लूड। यहाँ पर एंगुलर ब्रैकेट्स लगाएंगे और यहाँ पर हेडर फाइल का नेम देंगे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h का मतलब है हेडर फाइल है ये। तो ये stdio फाइल मैंने इंक्लूड कर दी है हेडर फाइल। अब यहाँ पर मैं मेन फंक्शन लिखूँगा। अब हम स्ट्रक्चर के बारे में सीखने जा रहे हैं। हम जानते हैं कि सी लैंग्वेज के अंदर बिल्ट इन और यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स होती हैं। अब जो बिल्ट इन डाटा टाइप्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? इंटीजर। अगर मैंने इंटीजर टाइप वेरिएबल लिखना है तो मैंने यहाँ पर इंट a नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ। एक मेरे पास वेरिएबल है अब a नाम का जिसकी डाटा टाइप है इंटीजर। तो यहाँ पर इंटीजर टाइप वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए हम इंट का कीवर्ड यूज़ करते हैं। तो ये तो बिल्ट इन है। इंटीजर टाइप वेरिएबल्स को अगर डिक्लेयर करना है तो हम इंट लिखेंगे और साथ में वेरिएबल नेम लिख देंगे। इंटीजर टाइप वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। अगर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है जिसका नेम क्या होगा जी, इंट ना हो बल्कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, बुक, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ B1। तो एक वेरिएबल होगा B1 जिसके अंदर मैं बुक 1 की इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता हूँ। बुक नेम, बुक प्राइस, बुक कलर, और इस तरह का मैं डाटा या इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहता हूँ और इसकी डाटा टाइप मैं रखना चाहता हूँ बुक। तो बुक नाम का जो डाटा टाइप है वो तो सी लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं है। तो अगर हमने यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप को डिक्लेयर करना है या बनाना है सी लैंग्वेज में तो उसके लिए हम स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। अब स्ट्रक्चर का यूज़ कैसे किया जाएगा देखिएगा, आपको पता चलेगा। एक तो सबसे पहले अहम बात कि स्ट्रक्चर का हम सी लैंग्वेज में यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप के लिए यूज़ करते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप होगा उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम एक से ज़्यादा डाटा टाइप्स के वेरिएबल्स भी रख सकते हैं। वो कैसे, मैं अभी आपको बताता हूँ। अभी मैं इसको रेज़ करता हूँ। मेन फंक्शन से बाहर हम स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करेंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्ट्रक्चर डिफ़ाइन करने के लिए जब भी आपने स्ट्रक्चर बनाना है तो सबसे पहले लिखना है स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखेंगे। फिर जो स्ट्रक्चर का आपने नेम रखना है वो रख सकते हैं। यहाँ पर मैं नाम रख देता हूँ बुक और यहाँ पर मैं कर्ली ब्रैकेट्स डाल देता हूँ। ऑटोमेटिकली एंड पर सेमीकोलन भी आ गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि स्ट्रक्चर जब हम डिफ़ाइन करते हैं तो उसकी बॉडी के एंड पर सेमीकोलन लिखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर अब मैं लिखता हूँ इंट, यहाँ पर जाहिर सी बात है बुक नंबर चलें रख लेते हैं। बुक नंबर होगा एक वेरिएबल और एक वेरिएबल होगा जी बुक नेम। तो यहाँ पर मैं स्ट्रिंग बना दूंगा। तो मैं यहाँ पर कैर रखता हूँ। तो यहाँ पर मैं वेरिएबल नेम रखूँगा बुक नेम
और यहाँ पर मैं इसे स्ट्रिंग बना देता हूँ। इसकी डायमेंशन अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं कोई भी, तो अगर ना भी दें तो ऑटोमेटिकली वो अलाट हो जाते हैं जितने भी करैक्टर एंटर किए जाते हैं। लो यहाँ पर बेहतर यही है कि एक डायमेंशन दे दी जाए। यहाँ पर मैं दे देता हूँ 45। यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ इंटीजर टाइप, बल्कि इंटीजर टाइप नहीं, मैं यहाँ पर डबल टाइप वेरिएबल लूँगा। आप इंटीजर भी ले सकते हैं। डबल टाइप जो है ये 8 बाइट्स लेता है मेमोरी सेल्स में, तो इसकी रेंज भी जो होती है डबल की वो ज़्यादा होती है इंटीजर की निस्बत। इसमें भी इंटीजर टाइप ही वैल्यू स्टोर होती हैं, लेकिन इसकी रेंज ज़्यादा होती है, इसकी रेंज इतनी ज़्यादा नहीं होती। और ये मेमोरी सेल इंटीजर टाइप जो होता है ये 4 मेमोरी सेल्स लेता है, मतलब कि 4 बाइट्स लेता है। तो यहाँ पर देखें तो डबल जो है वो 8 बाइट्स लेता है। तो यहाँ पर मैं वेरिएबल नेम रख देता हूँ बुक प्राइस। अब देखें जो एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर कौन सा है जी, बुक, और इसके अंदर मैंने ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स दिए हैं, एक बुक नेम और दूसरा बुक नंबर और दूसरा बुक नेम और तीसरा बुक प्राइस। तो इट इज़ अ स्ट्रक्चर इज़ अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। हम ये भी कह सकते हैं कि एक जो स्ट्रक्चर होता है उसमें डिफरेंट डाटा टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं, और इसको हम यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप को डिफ़ाइन करने के लिए भी यूज़ करते हैं, कि यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप बनाने के लिए हम स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। अब इसका यूज़ कैसे करूँगा, तो यहाँ पर आप गौर कीजिएगा कि मेन फंक्शन में मैं आकर ऐसा करता हूँ कि सबसे पहले स्ट्रक्ट की वर्ड लिखेंगे, और यहाँ पर अब हम जो स्ट्रक्चर का नाम रखा है उसको देंगे। स्ट्रक्चर का नाम क्या है, बुक, और यहाँ पर वेरिएबल नेम देंगे। यहाँ पर वेरिएबल नेम कोई भी दे सकते हैं, मैं यहाँ पर बुक 1 लिख देता हूँ, यहाँ पर सेमीकोलन लगा देंगे। अगर मैंने यहाँ पर बुक नंबर को एक्सेस करना है तो वो मैं कैसे एक्सेस करूँगा, बहुत सिंपल है। जो वेरिएबल नेम है वो क्या है जी, B1, तो B1 डॉट, यहाँ पर हम अब वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं बुक स्ट्रक्चर के। तो यहाँ पर पहला वेरिएबल है बुक नंबर, तो मैं बुक नंबर को एक्सेस करता हूँ। तो यहाँ पर मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ 1, कि बुक नंबर अभी ये 1 है। तो अगर मैंने B1 ये जो वेरिएबल बनाया मैंने बुक का, ये जाहिर सी बात एक तरह से डाटा टाइप ही होगी, जिस तरह हम यहाँ पर देते हैं इंट बुक वेरिएबल दिया था, तो यहाँ पर एक डाटा टाइप ही है। अब ये यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है B1, ठीक है। तो वो स्ट्रक्चर के ज़रिए मैंने दिया हुआ है। तो स्ट्रक्चर कौन सा है, बुक वाला। तो B1 के ज़रिए अब मैं बुक नेम को भी एक्सेस कर सकता हूँ, डॉट बुक नेम इक्वल, क्योंकि बुक नेम में हमारे पास यहाँ पर स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग हमें पता है हम किस में देते हैं, डबल कोट्स के अंदर देते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सी लैंग्वेज। तो अब नेक्स्ट जो वेरिएबल है वो कौन सा है बुक स्ट्रक्चर का, वो है बुक प्राइस। उसको भी जाहिर सी बात है डॉट ऑपरेटर की मदद से एक्सेस करेंगे। वेरिएबल नेम क्या है जी, B1 डॉट बुक प्राइस। तो जाहिर सी बात है ये इंटीजर टाइप ही है, एक तरह से डबल जो होता है ये भी इंटीजर टाइप होता है, लेकिन इसकी रेंज ज़्यादा होती है और ये ज़्यादा बाइट्स लेता है, मतलब कि ये 8 बाइट्स लेता है और ये 4 बाइट्स लेता है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है हम एक वैल्यू असाइन कर देते हैं, कोई न्यूमेरिक वैल्यू। तो यहाँ पर मैं कोई एक वैल्यू असाइन कर देता हूँ, लेट्स सपोज यहाँ मैं 500 असाइन कर देता हूँ। अब ये जो वैल्यूज़ मैंने स्टोर करवाई हुई हैं यहाँ पर बुक नंबर, बुक नेम, बुक प्राइस में, तो इनको अगर मैंने शो करवाना है वो किस तरह से शो करवाया जाएगा, प्रिंट एफ के ज़रिए। अब अगर मैंने बुक नंबर को मैंने डिस्प्ले करवाना, तो जाहिर सी बात है ये इंटीजर टाइप है, यहाँ पर हम देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या यूज़ करूँगा, %d फॉर्मेट स्पेसिफायर, और यहाँ पर कॉमा देंगे, और यहाँ जाहिर सी बात है B1 डॉट बुक नंबर, यहाँ पर कॉमा देंगे, और जाहिर सी बात है अब नेक्स्ट हमने बुक नेम भी शो करना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ B1 डॉट, जाहिर सी बात है यहाँ पर भी स्ट्रिंग देनी पड़ेगी, वो बाद में देते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर बुक नेम। तो बुक नेम जो यहाँ पर शो करवाया गया है
क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, %s, बीच में मैं स्पेस भी दे रहा हूँ। यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, एक न्यू लाइन दे देते हैं कि सबसे पहले बुक नंबर शो हो, फिर न्यू लाइन आ जाए, और फिर उसके बाद स्ट्रिंग शो हो, और इसके बाद भी न्यू लाइन आ जाए। तो अब नेक्स्ट क्या शो हो, बुक प्राइस। तो बुक प्राइस डबल है, तो यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ b1 डॉट बुक प्राइस लिख लेता हूँ। और अब क्योंकि ये इंटीजर ये डबल टाइप है, वेरिएबल है बुक प्राइस जो है, तो ज़ाहिर सी बात है मैं यहाँ पर आकर %d लिख दूँगा, और यहाँ पर भी न्यू लाइन ऐड कर देते हैं। तो चेक करते हैं आउटपुट को। तो इसे मैं बिल्ड एंड रन करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करने से, यहाँ पर क्लिक करेंगे बिल्ड एंड रन करने के लिए। यहाँ पर एरर है, तो यहाँ पर क्या एरर आ रही है इसे देख लेते हैं। अब यहाँ पर मिस्टेक है, वो ये मिस्टेक है कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि एरर असाइनमेंट टू एक्सप्रेशन विद अरे टाइप। तो हम डायरेक्ट इसको असाइन नहीं कर सकते सी लैंग्वेज में। मे बी इट इज़ पॉसिबल इन C++ लैंग्वेज बट इट इज़ नॉट पॉसिबल इन सी लैंग्वेज। सो हम ऐसा करेंगे कि इसको strcpy वाले फंक्शन की मदद से, मतलब कि स्ट्रिंग कॉपी के फंक्शन की मदद से इसको हम असाइन करेंगे। तो इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं एक फंक्शन यूज़ करता हूँ strcpy, मतलब कि स्ट्रिंग, इसका मतलब है स्ट्रिंग, और इसका मतलब है कॉपी, स्ट्रिंग कॉपी। और यहाँ पर पैरेंथेसिस लगाएंगे। यहाँ पर 2 पैरामीटर्स होंगे, एक कॉमा से पहले और एक कॉमा के बाद। तो कॉमा से पहले हमने वेरिएबल का नेम देना है। तो वेरिएबल का नेम हमारे पास क्या है, b1 डॉट बुक नेम, वेरिएबल नेम लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब कॉमा की दूसरी साइड पर हम वैल्यू देंगे जो हमने असाइन करनी है। यहाँ पर सी लैंग्वेज में लिख देता हूँ। अब ये जो वेरिएबल है बुक नेम, इसमें क्या स्टोर हो जाएगा, सी लैंग्वेज, ये स्ट्रिंग स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर सेमीकोलन लगा देता हूँ, और यहाँ पर भी सेमीकोलन लगाएंगे। अब इसे बिल्ड एंड रन करते हैं। यहाँ पर मैं आकर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर ये एग्जीक्यूट हो रहा है। तो फर्स्ट तो सही आंसर आ रहा है, बुक नंबर, और स्ट्रिंग भी ठीक आ रही है सी लैंग्वेज, बट उसकी बुक प्राइस नहीं ठीक आ रही। चेक करते हैं क्या एरर है, कि यहाँ पर एक तो ये स्पेस में हटा देता हूँ ताकि न्यू लाइन के बाद एक स्पेस ना आए, और इस यहाँ पर भी स्पेस हटा देता हूँ। चलें जी, अब देखते हैं इसमें कोई इशू नहीं है, इसमें भी कोई इशू नहीं है। इसमें इशू आ रहा है वो ये कि यहाँ पर %d हम फॉर्मेट स्पेसिफायर हटाकर यहाँ पर f करके चेक करते हैं। तो अब ये f वैसे होता है फ्लोट के लिए। तो लेट्स सी कि क्या आता है जी, अब कोई एरर वगैरह तो नहीं है। तो अब आंसर ठीक आ रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी वार्निंग्स आ रही हैं, तो उनको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो डबल है, डबल के लिए आप ऐसा करें, बुक प्राइस की जो यहाँ पर डेटा टाइप मैंने डबल रखी है, यहाँ पर आप कोशिश करें यहाँ पर LF फिर फॉर्मेट स्पेसिफाइड यूज़ करें, %LF ये फॉर्मेट स्पेसिफाइड यूज़ कर लें डबल के लिए। अब इसे मैं अगेन बिल्ड एंड रन करके चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पर आप आउटपुट देख सकते हैं, यहाँ पर ये बुक नंबर आ गया, बुक नेम आ गया, और ये बुक प्राइस आ गई। अब यहाँ पर आ रहा है जी वार्निंग रिटर्न टाइप डिफ़ॉल्ट टू इंट। तो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, एक तो मेन फंक्शन का यहाँ पर वाइड लिख देते हैं रिटर्न टाइप। अब इसे बिल्ड एंड रन करते हैं। तो चलें जी, अब आते हैं, ये 2 वार्निंग्स रह गई। ऐसा करते हैं, यहाँ पर हेडर फाइल भी इंक्लूड करके चेक करते हैं, मे बी ये वार्निंग्स भी रिमूव हो जाएं। हेडर फाइल string.h, क्योंकि यहाँ पर मैंने फंक्शन यूज़ किया है strcpy मीन्स के स्ट्रिंग कॉपी, तो यहाँ पर स्ट्रिंग की हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं string.h। तो आप देख सकते हैं, तो अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो यहाँ पर 0 एरर और 0 वार्निंग है।
और यहाँ पर आउटपुट भी आप चेक कर सकते हैं, आउटपुट भी ठीक आ रहा है। तो आई होप कि आपको क्लियर होगा। अब स्ट्रक्चर की मदद से हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर की मदद से हम यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप बना सकते हैं। अब ये देखें, ये बुक जो है ये यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप बनी है और ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है और ये डाटा टाइप है। और ये डाटा टाइप किसके ज़रिए बनाई, स्ट्रक्चर के ज़रिए हमने बनाई। और वेरिएबल्स को कैसे एक्सेस करना है स्ट्रक्चर के, हम डॉट ऑपरेटर के ज़रिए एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर हमने strcpy फंक्शन के ज़रिए स्ट्रिंग में वैल्यू असाइन की, क्योंकि हम सी लैंग्वेज में डायरेक्ट वैल्यू स्ट्रिंग में इस तरह से एक्सेस असाइन नहीं कर सकते जिस तरह मैंने पहले असाइन करने की कोशिश की। हाँ, डायरेक्ट असाइन करना चाहें तो इट इज़ पॉसिबल, तो मे बी एरर आए, लेकिन आपने चेक करना है इस चीज़ को खुद। अगर पॉसिबल है तो फिर भी मुझे कमेंट बॉक्स के ज़रिए बताएं, अगर नहीं है तो फिर भी बताएं। तो यहाँ पर strcpy के ज़रिए मैंने वैल्यू असाइन करवाई इस स्ट्रिंग में सी लैंग्वेज के नाम से, बुक नेम में। और बुक प्राइस जो है उसको डायरेक्टली मैंने असाइन करवा दिया 500। और डबल के लिए याद रखें, जो आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर प्रिंट एफ में यूज़ करना है वो LF का कोशिश करें यूज़ करें। F से भी ठीक आ जाता है, लेकिन F तो होता है फ्लोट टाइप वेरिएबल्स के लिए, तो आप ऐसा करें LF को यूज़ कर लें। तो यहाँ पर हमें स्ट्रक्चर से क्या पता चल गया कि स्ट्रक्चर की मदद से हम यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप बना सकते हैं। और दूसरा ये है कि हम स्ट्रक्चर की मदद से डिफरेंट डाटा टाइप्स के वेरिएबल को एक ग्रुप की फॉर्म में लेकर आ सकते हैं। तो अब ये एक बुक जो है एक ग्रुप बन चुका है जिसमें डिफरेंट डाटा टाइप्स के वेरिएबल्स हैं। इंटीजर टाइप वेरिएबल है, स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल है और डबल टाइप वेरिएबल है। तो स्ट्रक्चर इज़ अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। आई होप कि आपको स्ट्रक्चर के बारे में क्लियर होगा। दो मेन बातें आपने याद रखनी है, एक यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप के लिए यूज़ करते हैं हम स्ट्रक्चर को, और दूसरा हम ग्रुप ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप वेरिएबल्स को एक ही ग्रुप में डिफाइन करने के लिए स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं। अगर आपका स्ट्रक्चर के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।